Good afternoon, everyone. My name is Praveen Kumar. I am an assistant professor in Civil Engineering Department, IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore. Today, I am going to share this presentation on the topic of scheduling technique, that is network analysis. So, in this whole presentation, in initial we talk about construction project, and then we will shift it to our main topic, that is network analysis. Okay, so I'm start this presentation. This subject, that is construction planning and management, it came into picture whenever we had to execute a large and complex project. For example, the construction of a multi-story building, there are four main factors to needed the success of a project, that is 4M, we can say the 4M, that is main, material, machine and money. To perform all the activity of a project successfully, we require this 4M, or we can say 4 element of the project. In addition, with completion of time of project is called as construction planning and management. Now, the basics of project management. So, project management deal with the both material as well as human resources. We need the both element, that is material as well as human resource, to increase the productivity. The main objective, it should be completed minimum time or minimum capital investment, or we can say आपको प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को सफलता से पूरा करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं. आप उसको टाइम से ख़त्म करें, और जितना बजट डिसाइड हो जाता है उस बजट में आप ख़त्म करने की कोशिश करें. टाइम अगर बड़ा है तो आपका प्रोजेक्ट अल्टीमेटली अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, और जो भी बजट डिसाइड है अगर उससे ज़्यादा अगर कॉस्ट लग रही है तो अल्टीमेटली वो भी एक प्रोजेक्ट का फेलियर हो जाएगा. दूसरा ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं, इट शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी यूज अवेलेबल मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज ऑप्टिमली. जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है, उस रिसोर्स का आप ऑप्टिमली यूज़ करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ उसका कैसे कर पाते हैं. ठीक है, सो टू मैनेज द प्रोजेक्ट मोस्ट वाइडली यूज टूल. अच्छा, ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, और वी कैन से प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए जो सबसे एडवांस मेथड आज के टाइम में है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. इन्हीं दो टेक्निक के ऊपर अपना पूरा प्रेजेंटेशन होने वाला है. इन्हीं दो टेक्निक के ऊपर इसमें अपन क्रिटिकल पाथ मेथड को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक और एक ओवरव्यू करेंगे PERT, दैट इज PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के ऊपर. ये टेक्निक क्या होती है, कैसे यूज में आती है, इन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के, जो कि न्यूमेरिकल अपन इस पूरे लेक्चर में लेक्चर के लास्ट में अपन देखेंगे. So there are 3 phases of project management, that is planning, scheduling, monitoring and controlling. In this planning section, it deal with the defining the objective of the project and definition. ठीक है, recap करना होगा है ना. In the planning section, it deal with the defining the project, or we can say defining the objective of the project and identification of resources, that is material, equipment and manpower involved in the satisfactory completion of the project. ठीक है, और in the planning section we can say the listing out the activity and resources involved in that activity for the execution of the project. मतलब ये कि आपको प्लानिंग फेज में जितने भी एक्टिविटी में जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, उन सबको आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा. ये प्लानिंग होती है, ये काम होता है ऑफिस वर्क होता है. इसमें आप सारी चीज़ों को लिस्टिंग आउट करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाली है, जो एक्टिविटी यूज़ होने वाली है, उन एक्टिविटी के बारे में आप पूरा डिटेल स्टडी करते हो, और उसमें जो भी रिसोर्सेज इन्वॉल्व होने वाला है उस रिसोर्स के बारे में आप एक फाइनलाइज स्टेटमेंट वहाँ पे जनरेट करते हो, दैट इज प्लानिंग. नाउ सेकेंड फेज इज शेड्यूलिंग. जो आपने पूरे प्रोजेक्ट का जो भी एक्टिविटी डिसाइड करी है, एक्टिविटी नथिंग बट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट का एक छोटे से छोटा पार्ट, अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू अगर मैं दूं
तो एक्टिविटी नथिंग बट द अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट कंज्यूम द टाइम और वी कैन से इन्वॉल्व रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्स को कंज्यूम करे, टाइम को कंज्यूम करे, उस पोर्शन को अपन बोलते हैं एक्टिविटी, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस शेड्यूलिंग वाले पार्ट में जो भी एक्टिविटी आपके पूरे प्रोजेक्ट में आती है, उस पूरी एक्टिविटी को एक टाइम असाइन करते हैं कि कितने टाइम में कौन सी एक्टिविटी खत्म होने वाली है। इस शेड्यूलिंग फेज से ही अपन उस पूरे प्रोजेक्ट का एक जो फाइनलाइज टाइम है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट का टाइम यहाँ से अपन निकालते हैं। सो शेड्यूलिंग इज द लेइंग एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इन द लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर। सारी एक्टिविटी को सीक्वेंस करने का काम आप कहाँ पे करते हैं? शेड्यूलिंग में करते हैं। या तो आप सीक्वेंस करेंगे, आप उस चीज़ को ओवरव्यू करके, एक्सपीरियंस करके आप देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी आप सीरीज में लगाना है, कौन सी एक्टिविटी को आप पैरेलल में लगाना है। ठीक है, तो एक लॉजिकल मैनर में आप यहाँ पे सारी एक्टिविटी को अरेंज करते हैं, दैट इज इन द शेड्यूलिंग पार्ट। इट इज द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम, मटीरियल, स्पेस एंड इक्विपमेंट अकॉर्डिंगली। और उसमें जो भी टाइम जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में लग रहा है उसको वो अलोकेट करते हैं आप। मटेरियल इफ रिक्वायर्ड, है ना, स्पेस, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों का एक शेड्यूलिंग में एक इम्पोर्टेंस रहता है। आपको हर एक्टिविटी को विजुलाइज करके उसमें कौन कौन से रिसोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने टाइम में आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है, ये सारा चीज़ें डिसाइड होता है किसमें? अपना शेड्यूलिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो दिस इज द मेथड फॉर शेड्यूलिंग ऑफ टेक्निक। अपने को इसी के बारे में पूरा लेक्चर अपना रहने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम में जो मेथड यूज़ की जाती थी, दैट इज बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, लिंक चार्ट, एंड जो करंट अभी का जो ट्रेंड है, अभी जो एडवांस मेथड यूज़ की जाती है, दैट इज CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड PERT, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, सो in the bar chart और milestone chart the basic difference is यहाँ पे जो एक्टिविटी का जो अरेंजमेंट होता है, इस टाइप से अपने पास ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है, एक्टिविटी, और इनका जो ग्राफ बनता है ये इधर आता है एक्टिविटी, और यहाँ पे अपने को देना है इसका ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये एक बार चार्ट बनता है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये अपने को प्रोग्रेस नहीं दे पा रहा था। प्रोग्रेस इन द सेंस ये, एक तो प्रोग्रेस आप इसका किसी भी टाइम पे इसका प्रोग्रेस नहीं पता कर पा रहे थे, दूसरा ये कि इंटरकनेक्टिविटी ये शो नहीं कर पा रहा था। माइलस्टोन आया तो माइलस्टोन थोड़ा सा अपडेट इसमें आया, लेकिन इंटरकनेक्टिविटी उसने शो नहीं करी। माइलस्टोन में ये कि आप यदि कितना 25% कोई एक्टिविटी है जो पहले से प्री डिसाइडेड है, वो एक्टिविटी 25% यदि कंप्लीटेड हुई, ठीक है, तो वो माइलस्टोन 25% पे एक कुछ इंडिकेशन कर देता है, ताकि आपको सामने वाले को पता चल जाए कि आपका जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो 25% कंप्लीट हो गया है ना। जो एडवांस मेथड है, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवोल्यूशन या प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, दिस मेथड इज मोर एडवांस, और यहाँ पे आप हर चीज़ को लॉजिकली तरीके से मैनर कर सकते हैं। यदि आपको इंटर रिलेशनशिप भी अगर शो करना है किसी भी एक्टिविटी के बीच में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरे नेटवर्क के थ्रू पूरा मेथड को सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे, और जो थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, उसको शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं ऑफिस में बैठ के, एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कौन सा एक्टिविटी कितने टाइम चलेगा, किस एक्टिविटी के बाद में कौन सा एक्टिविटी आएगा। लेकिन आपको ये जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट होता है, ये होता है कि आपको ऑन साइट जाके उसको एग्जीक्यूट कर, जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है कि उसका फिजिकल प्रोग्रेस कितना होता है, कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इन दिस फेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, है ना। तो ये जो फेज होता है, ये वो फेज है जहां पे प्लानिंग और शेड्यूलिंग का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि इनकेस ऐसा होता है कि यदि आपने जो शेड्यूल किया है वो एज इट इज़ नहीं चला है वहाँ पे, तो उस केस में आपने उसको पर्टिकुलर एक्टिविटी को 2 वीक का शेड्यूल किया है, लेकिन वहाँ पे 2 वीक में वो एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं हुई, 3 वीक चले गए, 4 वीक चले गए,
हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिले के, है ना, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर आपका वहाँ पे डिले हुआ है तो आपको वापस से अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया है, जो शेड्यूलिंग किया है, उस शेड्यूलिंग को आपको रीप्लान करना पड़ेगा, रीशेड्यूल करना पड़ेगा, है ना। तो ये अपन करते हैं काय में, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग वाले फेज में। नाउ सो इन द चार्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड चार्ट टेक्निक। नाउ बार चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफ के थ्रू अपन शो करते हैं। और माइलस्टोन चार्ट में सिमिलर बार चार्ट, इट हैज सम माइलस्टोन शो इन बिटवीन द एक्टिविटी। मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो माइलस्टोन चार्ट है, इसमें आपको बीच बीच में कुछ माइलस्टोन दिखाने पड़ेंगे कि आपका जो प्रोग्रेस है, वर्क का प्रोग्रेस है, वो कितना हुआ है। लेकिन एक्चुअली ये जो टेक्निक्स हैं, ये सब ओल्डर टेक्निक है, आज के टाइम पे यूज़ बहुत कम होती है। जो मेनली जो अपने को यूज़ करना है, या एक सॉफ्टवेयर आता है इसका, दैट इज सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्राइमवेरा, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, ठीक है। और प्राइमवेरा बेसिकली बेस्ड ऑन CPM मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये मेथड कर सकते हैं, या मैन्युअली कैसे करते हैं वो आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटी। एक्टिविटीज का जो इंटर रिलेशनशिप है वो आप इसमें देखेंगे नेटवर्क के थ्रू। जब अपन नेटवर्क एनालिसिस यहां से स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, तो नेटवर्क एनालिसिस के जो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो होता है क्या, एक्टिविटी और इवेंट, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इवेंट से। इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है। तो यहाँ पे इवेंट जो होता है, इवेंट नथिंग बट द एनी स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज द टाइम ऑफ स्टार्ट, है ना। वी कैन से कि जो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट रहेगा, बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड इवेंट, कि हाँ वहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो जो इवेंट है ये वो टाइम है जो कि ना तो टाइम कंज्यूम करता है, इट इज जस्ट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट जिसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, ना ही रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो इवेंट को अपन बोल सकते हैं इट इज द बिगिनिंग और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज टर्म्ड एज द इवेंट। आपकी एक्टिविटी का बिगिनिंग और कंप्लीशन टाइम जो होगा, कंप्लीशन पॉइंट जो होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। इट इंडिकेट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बोला ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है, इट इज द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच सम स्पेसिफिक माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड, है ना। जैसे यहां से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आप बोलेंगे इवेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक्टिविटी को अपन एरो से शो करते हैं, देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो मेन ध्यान रखना है वो ये है कि इट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज बाय इटसेल्फ। यहाँ पे जो इवेंट है वो न तो कोई टाइम कंज्यूम करता है, न ही कोई रिसोर्स कंज्यूम करता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इवेंट में क्या लेंगे अपन, हेड इवेंट, टेल इवेंट और ड्यूअल रोल इवेंट। यहाँ पे जब अपन इवेंट्स के अलग अलग टाइप देखते हैं, तो यहाँ पे अपन देखते हैं हेड इवेंट क्या होता है, टेल इवेंट क्या और ड्यूअल रोल इवेंट क्या होता है। बेसिकली इवेंट नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, तो इसको अपन नोट से शो करते हैं, सबसे पहले ध्यान ये रखना है। और ये एक्टिविटी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे एक नोड आएगा, दैट इज ये इवेंट है, और एक इवेंट यहाँ पे जब एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो वहाँ पे एक इवेंट डेवलप होगा, इवेंट अकर होगा। इस स्टार्टिंग वाले इवेंट को, जिसमें कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसको अपन बोलते हैं टेल इवेंट। क्या बोलते हैं, दिस इज द टेल इवेंट, ओके। जहां पे एक्टिविटी खत्म होती है उसको अपन बोलते हैं हेड इवेंट, दिस इज द हेड इवेंट, ओके। सो अब ड्यूअल रोल इवेंट किसके बोलेंगे, जैसे ये एक्टिविटी यहाँ पे, तो यहाँ से ए से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक गया। इस एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है जिसका नाम ए है, तो इसका जो पहला है, इसको अगर 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, तो 1 इज द टेल इवेंट एंड सेकंड वाला है, सेकंड इज द हेड इवेंट, ओके। हेड इवेंट और पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक चीज देखें, तो यहाँ पे एक इवेंट ये है, इवेंट नंबर 3। अब ये जो इवेंट है, ये जो एक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है,
इस एक्टिविटी के लिए हेड इवेंट सी के लिए, एक्टिविटी सी जो है उस एक्टिविटी सी के लिए ये थर्ड इवेंट एज ए हेड इवेंट का काम कर रहा है। और जब एफ की बात करूं तो इस एफ के लिए ये जो इवेंट है वो काई का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है टेल इवेंट का। तो ऐसा इवेंट जो कि दोनों रोल प्ले करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ड्यूअल रोल इवेंट, ठीक है ना। अब इसमें देखूं तो यहां पे सपोज ये एक इवेंट है दैट इज टेल इवेंट, दैट इज हेड इवेंट, और यहां से दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और उसका हेड इवेंट ये है, उसका हेड इवेंट ये है। तो अब इस एक्टिविटी के लिए इसका नाम दूं बी, इसका नाम दूं ए। तो यहां पे ये जो इवेंट है ये इवेंट एक्टिविटी बी के लिए टेल इवेंट है और एक्टिविटी ए के लिए हेड इवेंट है। ये बेसिकली ये चीज समझना आपने को इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे इवेंट टाइम को अपन देखना पड़ेगा, इवेंट टाइम एक्चुअली होता क्या है। तो इवेंट टाइम में दो बेसिकली टाइम चलते हैं, इट इज द अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम, ठीक है। तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होता है, इट इज द अर्लीस्ट टाइम और द अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन इवेंट कैन ऑकर। मतलब वो टाइम जिसमें कोई इवेंट स्टार्ट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट टाइम, ठीक है। इसको अपन टीई से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, टीई से शो करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आई और जे है क्या, तो यहाँ पे जो आई है वो इनिशियल पॉइंट को इंडिकेट करता है और जे उस एक्टिविटी के लास्ट पॉइंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आई बोले तो टेल इवेंट को इंडिकेट कर रहा है और जे इस एक्टिविटी के हेड इवेंट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे टी आई का मतलब होता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट टेल इवेंट और टी जे दैट इज अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट द हेड इवेंट। अच्छा ओके, ये तो टाइम वो टाइम हो जाएगा जिसमें कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। यदि एकदम से नई फ्रेश एक्टिविटी है और अपना प्रोजेक्ट ही स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ की बात करें, टी जे की बात करें, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक्टिविटी ए के लिए, ये एक्टिविटी ए जो है इसके लिए टी जे का वैल्यू क्या होगा, तो टी जे का नथिंग बट द टी आई प्लस इस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। टी आई जे जो है इट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन टी का वैल्यू और टी एल का वैल्यू, टी आई का वैल्यू, दिस इज द टी आई एंड दिस इज टी जे अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट द हेड इवेंट, ठीक है। तो टी जे अगर कैलकुलेट करना हो तो टी आई प्लस इसका एक्टिविटी का ड्यूरेशन उसमें ऐड कर देते तो अपने पास टी जे का वैल्यू आ जाता है। ओके, सो लेटेस्ट इवेंट टाइम क्या होता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम का मतलब होता है कोई एक्टिविटी कितना लेट स्टार्ट हो रही है, उसका जो टाइम होगा उस पर्टिकुलर इवेंट का टाइम, नथिंग बट द एक्टिविटी का टाइम, इट इज द टाइम ऑफ इवेंट, कि वो इवेंट कब अकर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं। यदि वो टेल इवेंट पे जो टीएल का वैल्यू है उसको अपन टीएल आई बोलेंगे, हेड इवेंट पे दिस इज द टीएल। ओके, जो हेड इवेंट पे टीएल का जो वैल्यू है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं टीएल जे, ठीक है। तो अब टीएल जे कैसे निकालते हैं, टीएल आई कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे टीएल जे का जो भी वैल्यू होगा ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक छोटे से नेटवर्क के थ्रू मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो टीएल जे माइनस इसका ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टीएल आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। सो एक्टिविटी क्या होती है, एनी पोर्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट विच कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्स एंड हैज डेफिनेट बिगिनिंग ऑफ एन एंड इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। मतलब क्या, एनी पोर्शन, बेसिकली एक्टिविटी नथिंग बट द, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्टिविटी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क, स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एक्टिविटी। और वो पोर्शन होता है जो कि टाइम कंज्यूम कर रहा है और जो उसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी नथिंग बट द स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क दैट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज दैट कॉल्ड एक्टिविटी। तो एक्टिविटी अपन एरो से शो करते हैं, इस टाइप से एरो शो करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, अगर नाम जो होगा अपन ऊपर देंगे और नीचे उसका ड्यूरेशन इंडिकेट करेंगे और उसको एरो से शो करना है। ये एरो स्टार्ट होगा टेल इवेंट से, टेल इवेंट जहाँ पे विदाउट इवेंट के कोई एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होगा, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे ये अपना है टेल इवेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और इस एक्टिविटी हेड पे हेड इवेंट अकर होगा, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं एक्टिविटी। ना नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में अपन देखते हैं बेसिकली 3 टाइप की एक्टिविटी यहाँ पे अपने को देखनी है।
फर्स्ट वन इज सीरीज ऑफ एक्टिविटी। सीरीज ऑफ एक्टिविटी में अपने को क्या करना है, दैट इज सीरीज ऑफ एक्टिविटी। जब एक एक्टिविटी स्टार्ट होता है किसी भी इवेंट पे, टेल इवेंट से एक्टिविटी स्टार्ट होगा, हेड इवेंट पे एक्टिविटी खत्म हो रहा है, और जब हेड इवेंट से वापस दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये दोनों जहाँ तक एक एक्टिविटी खत्म नहीं हुई वहाँ तक दूसरी स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसी सिचुएशन यदि वहाँ पे डेवलप हो रही है, मतलब ये कि एक्टिविटी ए खत्म होगी, देन एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है, उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसी इवेंट से स्टार्ट हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं सीरीज ऑफ एक्टिविटी। ओके ना, पैरेलल एक्टिविटी क्या, तो पैरेलल एक्टिविटी में अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट से यदि दो एक्टिविटी स्टार्ट होती है, दो एक्टिविटी तीन एक्टिविटी यदि स्टार्ट होती है, जैसे ये एक्टिविटी ए ये स्टार्ट हुई थी पर्टिकुलर पॉइंट, इस इवेंट ए से, इवेंट का नाम दे देते हैं अपन 1, इस 1 इवेंट से यदि एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी भी इसी इवेंट से स्टार्ट हो रही है, और थर्ड एक्टिविटी भी अगर इसी इवेंट से स्टार्ट होती है, तो ये तीनों एक्टिविटी जो है इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं पैरेलल इवेंट, पैरेलल एक्टिविटी। ओके ना, डमी एक्टिविटी का क्या रोल है, डमी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें किसी भी टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और न ही रिसोर्स कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी का यूज़ क्या है फिर, क्योंकि एक्टिविटी तो वो एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपको टाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जिसमें रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। सो डमी एक्टिविटी यहाँ पे अपने को बस इंटर रिलेशनशिप बताने के काम आती है कि आपको कौन सी इवेंट के बाद में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, या पर्टिकुलर प्रीवियस इवेंट से नेक्स्ट इवेंट जो अकर होगा वो कौन सा होगा, वो सिक्वेंशियल मैनर जो होगा वो शो करता है कौन, डमी एक्टिविटी। इसको अपन डॉटेड लाइन से अपन शो कर देते हैं, जैसे कि ये एक्टिविटी दिस वन। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को नेटवर्क में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब इवेंट 2 होगा, इवेंट 2 के बाद में इवेंट 3 जहाँ तक अकर नहीं होगा वहाँ तक ये वाला इवेंट, ये वाला एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा। सपोज अगर फॉर एग्जांपल के थ्रू देखिए अपन, दिस इज डी, दिस इज एक्टिविटी ई, इस टाइप का है, और इसको ऐसे शो करते हैं अपन, यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे, ऐसा कुछ नेटवर्क है अपना, ठीक है। इसको अगर नाम देना चाहें तो 4, 5 और 6 ये इवेंट के नाम अपन ने दे दिए। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डमी एक्टिविटी का जो रोल है वो ये है कि इवेंट 3 यदि इसका टाइम जो ड्यूरेशन है जिससे टाइम में ख़त्म होने वाली है वो है 5 डेज, ये है 3 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट 3 वहाँ तक अकर नहीं होगा जहाँ तक ये इवेंट 2 कंप्लीट नहीं होगा। भले ये 3 दिन में आपका एक्टिविटी बी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये इवेंट 3 कंप्लीटली अकर नहीं होगा, क्योंकि इवेंट 2 जो है डिपेंडेंट करता है किस पे, इवेंट 3 पूरा 2 के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 खत्म होगा, देन ओनली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इवेंट 3, ठीक है। तो ये काम, इस लॉजिक को बनाने के काम आता है क्या, डमी एक्टिविटी ना। नेक्स्ट, तो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। उसमें क्या है कि पहला रूल बोलता है कि कोई भी नेटवर्क अगर आपको फॉर्म करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट होगा स्टार्टिंग में और एक ही इवेंट होगा लास्ट में। मतलब क्या कि स्टार्टिंग में इवेंट एक ऐसा इवेंट होगा जहां से सारे एरोज, सारे एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी के एरोज आउटगोइंग होंगे, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी प्रोजेक्ट का। और जो सबसे लास्ट वाला जो इवेंट होगा किसी भी प्रोजेक्ट का वो ऐसा होगा जहां पे सारे जो एरो आएंगे वो कैसे आएंगे, इनकमिंग एरो आएंगे। मतलब ये कि स्टार्टिंग में भी एक ही नोड हो सकता है और लास्ट में भी एक ही नोड हो सकता है। ये पहला रूल बोलता है किसका, नेटवर्क का, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, एन इवेंट कैन अकर व्हेन ऑल द प्रीवियस एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। जहां तक जैसे अभी इवेंट 3 का बताया था कि इवेंट वहां तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा जहां तक कि इवेंट 2 कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि 2 किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब 3 जो है वो 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई भी इवेंट वहां तक कंप्लीट अकर नहीं होगा। जैसे सपोज ये इवेंट है, इस पे ये एक्टिविटी आ रही है, ये एक्टिविटी आ रही है ना। अब ये एक्टिविटी 3 दिन में खत्म हो रही है, ये 2 दिन में खत्म हो रही है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इवेंट वहां तक पूरा कंप्लीटली अकर नहीं होगा जहां तक ये एक्टिविटी भी खत्म नहीं हो जाती
है ना। तो ये यही बोल रहा है कि कोई भी इवेंट कैन अकर व्हेन ऑल एक्टिविटी प्रीवियस एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड, प्रीवियस जितनी भी एक्टिविटी जहाँ तक कंप्लीट नहीं होगी वहाँ तक वो इवेंट जो है वो सक्सेसफुली अकर नहीं होगा। एन इवेंट कांट बी अकर ट्वाइस, इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि कोई इवेंट यहाँ पे ऐसा अकर हुआ है, ठीक है, दूसरा ये एक्टिविटी हुई, फिर यहाँ पे एक इवेंट हुआ है, फिर ये एक्टिविटी हुई, फिर यहाँ पे एक इवेंट हुआ है, ठीक है। अब ये ड्यूअल रोल हो सकता है, लेकिन ये 2 बार नहीं आ रहा है ना। 2 बार आने का मतलब क्या होता है? 2 बार आने का मतलब ये होता है कि ये एक्टिविटी और इस वाले नंबर, जैसे वापस इस इवेंट का नंबर आ रहा है तो मतलब ये 2 बार आने की कोशिश करे या 2 बार आ रहा है, तो ऐसा ये एक लूप फॉर्म हो रहा है और लूप नेटवर्क में नहीं बनता। अगर ये लूप बन रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रूल में नहीं आता है। जब नेटवर्क को लॉजिक अपन नेटवर्क लॉजिक को फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन डेवलप नहीं होती है। कोई भी इवेंट जो है 2 बार अकर नहीं हो सकता। ड्यूअल रोल हो सकता है क्योंकि ड्यूअल रोल में एक ही इवेंट आ रहा है एक ही बार में, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लूप डेवलप नहीं हुआ। नंबर ऑफ एरो इक्वल टू द नंबर ऑफ एक्टिविटी, ऑब्वियसली बात, एक्टिविटी को एरो शो कर रहे हैं तो जितने एरो उतने ही होंगे जितने की नंबर ऑफ एक्टिविटी होंगी। नंबर ऑफ इवेंट कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट हैज अकर्ड, और कोई भी एक्टिविटी वहाँ तक स्टार्ट नहीं होगी जहाँ तक कि वो टेल इवेंट उसका डेवलप नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है ना। जहाँ तक इवेंट नहीं आएगा वहाँ तक एक्टिविटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इवेंट एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले वहाँ इवेंट अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके अपन आगे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। दिस इज द एक्टिविटी टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे CPM जो मेथड होता है दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, ये मेथड होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। यहाँ पे सारी एक्टिविटी का ही कैलकुलेशन है, तो उसके कुछ बेसिक सी कुछ टाइम्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं एक्टिविटी टाइम। जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसको अपन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST से शो करते हैं। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये 4 टाइप के टाइम है जिसको अपन एक्टिविटी टाइम बोलते हैं। और इन्हीं के हेल्प से आगे के नेटवर्क के जितने भी लॉजिक्स हैं, नेटवर्क के जितने भी कैलकुलेशंस हैं, वो सोल्व करने में अपने को हेल्प मिलेगी, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब होता है, हाँ, यह अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जिसको EST अपन बोल रहे हैं, इट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज द अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। मतलब ये वो टाइम है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग वाले को, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो सकता है कि ये किसी भी एक्टिविटी का सबसे स्टार्टिंग वाला जो टाइम होगा उसको अपन बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसको ये किसके बराबर होता है? ये TEI के बराबर। अपन ने देखा था कि यहाँ पे TEI जो है दैट इज इवेंट टाइम, दिस इज द एक्टिविटी टाइम, एंड TEI जो है, I मतलब टेल इवेंट की बात हो रही है, दिस इज द टेल इवेंट टाइम। कौन सा टाइम? दिस इज द इवेंट टाइम, ओके ना। ओके ना, द सेकेंड वन इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो रहा है? इट इज द अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड। कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रही है, तो इसको कैसे अपन मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इसका? अपन ने देखा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? TEI के बराबर जो टेल इवेंट का जो टाइम होता है, किसी भी एक्टिविटी पे टेल इवेंट का जो टाइम होता है, उस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। लेकिन अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा? उस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में आप उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन, जैसे यहाँ पे इस वाले को बोल सकते हैं आप TEI, दैट इज टेल इवेंट टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी नाम A, इसका टेल इवेंट टाइम ये है। अब इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है? एक्टिविटी ड्यूरेशन TIJ है। जब आप इसमें, अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? उस टेल इवेंट के टाइम में, टेल इवेंट का जो टाइम है उसमें आप ऐड कर देंगे TIJ, ठीक है ना, है ना। या आप ऐसा कर सकते हैं, ये किसके बराबर है? ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बराबर है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में आप TIJ को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी को कितने डिले करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका काम आपने शेड्यूल किया पर्टिकुलर फर्स्ट डेट ऑफ मंथ से,
है ना। जैसे 1 दिसंबर से आपने शेड्यूल किया, अब शेड्यूल तो कर लिया आपने, लेकिन जब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जब चल रहा था वहाँ पे, तो 1 तारीख से स्टार्ट नहीं होके वो 3 तारीख से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो कितना लेट स्टार्ट होती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट विदाउट, ये ध्यान रखिएगा आप, विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज होल। मतलब आप एक्टिविटी को भले ही लेट स्टार्ट करें, पर उसको इस तरीके से आपको मैनेज करना रहेगा कि वो पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको डिले नहीं करे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब जो फिनिश टाइम जो आपने पहले से कैलकुलेट किया है उसमें से उस यहाँ से यहाँ पे अगर देखें अपन, तो दिस इज एन एक्टिविटी, अगर इस पर्टिकुलर जब अपन इवेंट टाइम मैथमेटिकल जब एक्सप्रेशन जब अपन करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल करेंगे अपन, उसमें जो टी एल जे का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। टी एल जे इज द लेटेस्ट टाइम ऑफ एन इवेंट एट हेड इवेंट। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, या जो लेटेस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी का अपन ने दिया है, या लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसमें से आप उसका ड्यूरेशन माइनस कर देंगे एक्टिविटी का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो LST आ रहा है, ये LFT आ रहा है, EST आ रहा है, EFT आ रहा है, इट इज द टाइम ऑफ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी टाइम है। और जब अपन ने TITJ जो देखे थे वो पर्टिकुलर इवेंट के टाइम थे, ठीक है ना, ये अपने को थोड़ा सा देखना है इसमें ना। लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, तो जो पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर TL का वैल्यू होगा वही अपने पास यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, ठीक है ना। ओके, अब जैसे ये एक इवेंट टाइम और एक्टिविटी टाइम कैलकुलेशन करने का एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। एक्टिविटी टाइम और इवेंट टाइम, इनिशियल अपन इवेंट टाइम पे फोकस करते हैं कि इवेंट का जो टाइम है दैट इज TE, वो अपने को ये अर्लीस्ट टाइम है, ये टाइम निकालना है हर इवेंट पे। तो इवेंट 1 का जो TE होगा कितना, ये तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है अपने को, 0 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे TE का वैल्यू लूंगा मैं, तो यहाँ पे TE का वैल्यू आपको देखना है कि इसका ड्यूरेशन है, तो सबसे पहले अपन इसका ड्यूरेशन असाइन कर देते हैं। ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी B, मतलब 1 B, ये C और ये D, E F, ठीक है ना। ये 5 एक्टिविटी है, 5-6 एक्टिविटी है अपने पास, इसका ड्यूरेशन दे देंगे। इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6, इसका 4, ठीक है। इसका ड्यूरेशन दे देंगे 7 और इसका दे देते हैं अपन 5, ठीक है ना। ये अपने ड्यूरेशन असाइन कर दिए। अपन यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट 1 पे अपन देख रहे हैं इसका इवेंट का टाइम, तो ये कितना हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे जाएंगे तो इसका ड्यूरेशन में अपन करना कुछ नहीं है, जो प्रीवियस जो इवेंट था उसमें इसका ड्यूरेशन ऐड करना, मतलब TE जो होगा आपको क्या करना है, प्रीवियस TE मतलब TEI प्लस TIJ, ये आपको ऐड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इवेंट का, नेक्स्ट इवेंट उसको क्या J से शो करते हैं अपन, तो हेड इवेंट का टाइम होता है, तो ये इवेंट 2 का अपने पास क्या आ जाएगा, इवेंट 2 का जो अर्लीस्ट इवेंट है, अर्लीस्ट टाइम है, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0 + 2 दैट इज 0 + 2 दैट इज 2। यहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे इसका टाइम एक्टिविटी, इसका टाइम कितना होगा 0 + 4, 0 + 4 दैट इज 0 + 4 दैट इज 4, ठीक है ना। इसका टाइम कितना, तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा अपने पास। अब यहाँ भी ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 एरो या आ रहे, इनकमिंग एरो 2 है, एक 2 to 4 वाला, एक 3 to 4 वाला। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें जो टाइम आएगा वो इन दोनों को जो बड़ा पाथ होगा वो वाला टाइम आएगा। तो अब देखो प्रीवियस टाइम 3 पे 4 है, 4 + 6, या तो आप 10 ले लो या फिर इधर से 2 + 6 6। तो यहाँ पे अपने को जो बड़ा होगा वो वाला नंबर लेना है। तो बड़ा टाइम क्या है 10 है, तो अपन यहाँ T4 का वैल्यू क्या ले लेंगे, T4 का वैल्यू अपन ने 10 ले लिया। अब यहाँ पे
यहाँ पे T5 क्या हो गया 10 प्लस 17, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास हो गया लास्ट वाला, ये हो गया 17 प्लस 5 दैट इज 22। तो जितना लास्ट में टाइम होता है उतना ही अपने को TL लेना है। TL मतलब लेटेस्ट टाइम कितना, इससे ज़्यादा अपने को टाइम नहीं बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे TL का वैल्यू कितना ले लूँ 22। अब यहाँ पे TL का वैल्यू कितना आएगा, TL इसको बोलते हैं TL5 कितना है, TL5 वापस से 22 माइनस 5 17 इसके बराबर ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। और 17 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे TL का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे TL का वैल्यू आ जाएगा वापस से 17 माइनस 7 दैट इज TL का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 10। अब देखो यहाँ पे TL और T का वैल्यू दोनों अभी बराबर चल रहा है, यहाँ पे बराबर चल रहा है और यहाँ पे भी इक्वल चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे TL का वैल्यू था उसमें से यहाँ देखेंगे अपन तो यहाँ पे TL का वैल्यू 10 माइनस 6 करेंगे तो TL का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, TL इक्वल टू 10 माइनस 6 क्योंकि एक ही एरो है ना, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4, तो TL का वैल्यू यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ देखेंगे TL का वैल्यू 10 माइनस का ड्यूरेशन 4, तो यहाँ पे TL का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6। यहाँ पे गैप बन गया T और TL के बीच में, यहाँ पे गैप आ गया। गैप का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आपको कुछ वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, मतलब लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी जहाँ पे T और TL का वैल्यू एकदम जीरो मतलब इक्वल होता है। जहाँ पे इक्वल होता है वहाँ पे आगे फ्लोट की बात करेंगे, फ्लोट वहाँ पे एकदम जीरो होगा। ओके, जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इनकमिंग मतलब इवेंट वन पे दो एरो है, एक A और एक B की तरफ। तो यहाँ पे इन दोनों में इसका TL देखेंगे 6 है और इसका TL देखेंगे कितना है 4। तो यहाँ पे 4 6 माइनस 2 एक तो TL आया अपने पास 6 माइनस 2 दैट इज 4 और एक आया 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो अपन जो TL के केस में जो मिनिमम वैल्यू होता है वो अपन लेते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो TL अपने को लेना है वो TL कैसा लेना है अपने को, TL लेना है अपने को 0 वाला। तो यहाँ पे 0, ये 0, यहाँ पे दोनों बराबर। तो इस पूरे नेटवर्क में अपने को ये देखना रहता है कि T और TL का जो वैल्यू है वो इक्वल कहाँ पे है। तो जहाँ पे वो इक्वल होगा, ठीक है, वो वाला पाथ ऐसा पाथ होगा जिसमें अपने को बिल्कुल भी टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो शेड्यूल किया गया है वो अगर उसमें एक दिन का भी अगर आपका डिले हुआ तो अल्टीमेटली पूरे प्रोजेक्ट जो है वो पर्टिकुलर जितने दिन से डिले, जितने टाइम यूनिट से डिले हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट का जो टाइम है उतना ही डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हैगा इसको अपन में दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ये वाला पाथ, ये ऐसा पाथ है जो कि क्या हो रहा है एकदम क्रिटिकल यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस पाथ में अपने पास टाइम नहीं है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ भी यही बनेगा। इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ भी आपका यही बनेगा, ठीक है। और इसमें अपने पास बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वाला पाथ जो होगा वो भी यही बनेगा। तो ये अपने सारे टाइम के हिसाब से देख लिए कि इवेंट टाइम और एक इवेंट टाइम मतलब इवेंट टाइम दैट इज अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम से अपन कैसे क्या नेटवर्क को देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी ले लो आप, एक्टिविटी 1 और 2। अपन देखते हैं एक्टिविटी टाइम क्या होता है। एक्टिविटी टाइम के लिए आप ले लो 1 और 2 को, 1 और 2 दैट इज एक्टिविटी A। अब उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, अपन ने इससे पहले जो डेफिनेशन लिखा है तो उसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो होता है TEI के बराबर। तो TEI कितना है इसका 0, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो इसमें क्या करना है TEI प्लस TIJ कर देंगे। तो अपने पास TEI का वैल्यू कितना है 0 और TIJ का वैल्यू 2, तो अल्टीमेटली ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम देखेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम नथिंग बट द TLJ का वैल्यू।
अब जे क्या है, जे इज नॉट 2, वहाँ पे टाइम क्या है, टीएल का वैल्यू 6 है ना, माइनस उसमें उसका ड्यूरेशन माइनस कर देंगे अपन, है ना, तो ये नहीं, दिस इज द लेटेस्ट, इसको अपन ऐसा लिखते हैं, दिस इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये तो वही टाइम होगा जो कि टीएल का टाइम होगा, टीएल जे का टाइम होगा, लेकिन जब अपन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जब अपन देखेंगे तो उसमें अपन करेंगे क्या कि जो टीएल जे का टाइम होगा उसमें से टी आई जे मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी का ड्यूरेशन वो अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कितना हुआ, यहाँ पे ये हो गया अपना पास कितना, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना 2 पे 6 था, और अर्लीस्ट, अब यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है, तो अपन ने क्या करते हैं अपन यहाँ पे कि जो भी अपने पास टाइम था टी एल जे दैट इज 6, उसमें से इसका ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। अब ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे, ड्यूरेशन इज 2, तो वो माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना 4। तो एक्टिविटी 2 के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 4 हुआ, लेटेस्ट फिनिश टाइम 6 हुआ, लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम 2 हुआ, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 हुआ। फ्लोट, इसी के बारे में बात कर रहे थे अपन। फ्लोट नथिंग बट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू डूइंग द वर्क, और वी कैन से फ्लोट डिनोट द फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रेंज विद इन विच एन एक्टिविटी स्टार्ट एंड फिनिश, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और फिनिश हो रही है, ठीक है, तो उस रेंज को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोट, ठीक है। टाइम में फ्लैक्चुएट विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि आप फ्लोट वगैरह ठीक है सब दे रहे हो, लेकिन फ्लोट ऐसा होना चाहिए, या जो भी फ्लोट आएगा वो ऐसा ही आएगा कि पूरे प्रोजेक्ट को आपको उसका जो ड्यूरेशन है आप उसको जो है डिले नहीं करना है ना। मतलब क्या, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किसको रखना है, क्रिटिकल पाथ को। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिटिकल पाथ ऐसा होता है जिसमें फ्लोट एकदम ज़ीरो होता है। ज़ीरो फ्लोट मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो टाइम रिलैक्सेशन, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ का अपने को ध्यान रखना है, बाकी हर एक्टिविटी में फ्लोट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोट, दैट इज टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट। ये 4 टाइप के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी या 4 टाइप के फ्लोट्स होते हैं जो कि अपने को इसमें डिस्कस करना है। 1 बाय 1 सभी के बारे में करेंगे। नाउ टोटल फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट नथिंग बट इट इज अ टाइम स्पान बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब क्या, इसमें जैसे मैंने बताया कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोजेक्ट का, एक एंड पॉइंट है प्रोजेक्ट का। आप बीच वाली एक्टिविटी जो है, ठीक है, उसको कितना ही लेट स्टार्ट कर दो या उसको कितना ही फिनिश स्टार्ट कर दो, उससे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि आप स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग टाइम है और प्रोजेक्ट का जो फिनिशिंग टाइम है उस टाइम को आपको अफेक्ट नहीं करना है। 1-2 एक्टिविटी अफेक्ट होंगी चलेगा, है ना। पर्टिकुलर एक्टिविटी यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई, ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इसका टाइम था 2 दिन में ख़त्म करने का, आपने इसको सपोज इसका क्रिटिकल पाथ अलग है ना, इसका क्रिटिकल पाथ अलग है। ये एक्टिविटी ऐसी जिसमें अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें 2 दिन खत्म, आपने 3 दिन में स्टार्ट ही करा उसको। अब इसको 3 दिन में स्टार्ट करा तो ये थोड़ा सा डिले होगा, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपको जो प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल टाइम है वो टाइम आपका डिले ना हो, ठीक है। ओके ना, तो मैथमेटिकली इसको कैसे निकालेंगे अपन, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो एक्टिविटी टाइम है उनकी हेल्प से आप टोटल फ्लोट को निकाल सकते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। लेटेस्ट फिनिश, अर्लीस्ट फिनिश, और जो इवेंट का टाइम होगा लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ हेड इवेंट माइनस अर्लीस्ट स्टार्टेड टेल इवेंट, उसमें से उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन करेंगे अपन इसका। फ्री फ्लोट में क्या, इट इज द टाइम ड्यूरेशन बाय एक्टिविटी डिलेड विदाउट डिलेइंग एनी अदर सक्सीडिंग एक्टिविटी। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे आपके पास इसका जो अर्लीस्ट टाइम है
वो है आपके पास 2। इसका जो अर्लीस्ट फिनिश है वो है आपके पास कुछ 5, उसका ड्यूरेशन है 3 दिन में आपको एक्टिविटी ख़त्म करना है। अब यहाँ पे यदि ये जो आई एक्टिविटी है या आई जो इवेंट है, उस इवेंट को आप 2 दिन लेट कर दो, आप 2 की जगह 4 तारीख से शुरू करो उसको, लेकिन 4 तारीख से नहीं करेंगे, उसको 3 तारीख से करेंगे। 4 तारीख से करेंगे तो ये एक्टिविटी डिले हो जाएगी, तो अपन उसको 3 तारीख से करें, ताकि 3 तारीख से करें और 5 तारीख को ख़त्म कर दें, क्योंकि 2 दिन तो लगना ही है उसमें। ठीक है, तो आप इसको डिले कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे फ्लोट अवेलेबल है। जब अपने को किसी पड़ोस वाली एक्टिविटी को भी सफल नहीं करवाना है या पड़ोस वाली एक्टिविटी सफल ना हो, उसके लिए अपनी एक्टिविटी को कितना अपन डिले करें कि समय पे ख़त्म हो जाए वो एक्टिविटी, तो वो जो फ्लोट होगा, वो जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होगा, उसको अपन बोलते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है, विदाउट डिलेइंग, यहाँ पे देखो विदाउट डिलेइंग द सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे TEJ लेटेस्ट हेड इवेंट का मतलब जो आपका TEJ अर्लीस्ट हेड इवेंट का जो टाइम है, इवेंट का टाइम है, उसमें से आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्री फ्लोट आ जाएगा। सिमिलरली इंडिपेंडेंट फ्लोट है, तो यहाँ पे इट इज एन एक्सेस टाइम अवेलेबिलिटी है, एक्सेस टाइम अवेलेबल इफ द प्रेसिडिंग एक्टिविटी एंड एज लेट एज पॉसिबल एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। कोई भी एक्टिविटी है जो प्रीवियस एक्टिविटी कितना लेट से लेट स्टार्ट हो रही है और जो नेक्स्ट एक्टिविटी आने वाली है वो कितना जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उनके बीच उसमें यदि आपको कुछ टाइम गैप मिल रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, अर्लीस्ट टाइम J माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है ना, मतलब ये इवेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इवेंट टाइम एट J इवेंट माइनस या हेड इवेंट लेटेस्ट टाइम ऑफ इवेंट एट टेल इवेंट, उस दोनों को डिफरेंस में से आप उस एक्टिविटी का जो गैप है वो माइनस कर दो। जैसे कि ये एक्टिविटी एक, ठीक है, एक्टिविटी A, इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज IJ। अब इसका जो TE का जो वैल्यू है TEJ यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेटेस्ट टाइम जो अपन ने निकाला था अभी TLI। ठीक है, अब इसका जो लेटेस्ट टाइम है उसको माइनस करना है इसके स्टिपुलेटेड टाइम से, दैट इज अर्लीस्ट टाइम से। माइनस करने के बाद में जो भी टाइम अवेलेबल होगा उसमें से इसका ड्यूरेशन माइनस करेंगे अपन। अब उसके बाद में भी अगर कोई टाइम बचता है अपने पास तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है ना। थर्ड वन इज इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो यहाँ पे इंटरफेयरिंग फ्लोट में क्या आ जाएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट। सिंपल है, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का जो डिफरेंस होगा उसको अपन बोलेंगे इंटरफेयरिंग फ्लोट। ठीक है, या सिंपल सा ऐसा ही बोल सकते हैं, यहाँ पे जो स्लैक होगा, जो हेड इवेंट पे जो स्लैक होगा है ना, कि लेटेस्ट इवेंट का टाइम कितना और अर्लीस्ट इवेंट का टाइम एट हेड इवेंट कितना है, उन दोनों का जो गैप होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, जैसे ये एक्टिविटी है, ये इवेंट है, इसका जो टेल इवेंट है I मान लो वो है अपने पास 10, मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका जो TJ है वो है अपने पास 20। ओके, इसका जो ड्यूरेशन TIJ है वो है अपने पास 8। ठीक है, और इसका जो TL कितना लेट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो अपन कर रहे हैं 12 तारीख को। दिया था 10 तारीख से टाइम अपने को, लेकिन अपन 2 दिन कुछ डिले हो गया, 12 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और ख़त्म यहाँ करना था, लेकिन अपन थोड़ा और डिले हो गए, तो अपने को लेटेस्ट टाइम जो है TLJ वो कितना है अपने पास 25। ठीक है, 25 अपने पास ये टाइम है ना। अब अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अपन कि टोटल फ्लोट, यहाँ पे टोटल फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट यहाँ पे अपने पास जल्दी से जल्दी कितना स्टार्ट करा और लेट से लेट कितना अपन ने फिनिश किया है। ठीक है, तो टोटल फ्लोट फ्लेक्सिबिलिटी रेंज क्या है, TL, जैसे फॉर्मूला दिखा TLJ माइनस TEI
इसमें से अपन ड्यूरेशन माइनस कर रहे थे टी आई जे, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 25 माइनस 10, उसमें से इसका ड्यूरेशन माइनस कर दो तो अपने पास कितना रेंज आ गया, अपने पास 15 माइनस 8 दैट इज 7 यूनिट ऑफ टाइम, 7 डेज 7 वीक, जो भी अपना टाइम है पर्टिकुलर एक्टिविटी का, है ना, या प्रोजेक्ट का यूनिट है टाइम का, उसके हिसाब से अपने पास टोटल फ्लोट कितना आया 7 आया। अब फ्री फ्लोट की बात करें, फ्री फ्लोट तो यहाँ पे इसका जो टाइम है अर्लीस्ट फिनिश टाइम या अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज एक्टिविटी टाइम, यहाँ पे हेड इवेंट पे जो टाइम है दैट इज टी जे, उसमें से अपन ये माइनस कर रहे हैं टी ई आई, इन दोनों में से माइनस कर रहे हैं अपन क्या, इसका ड्यूरेशन दैट इज 8, एक्टिविटी का ड्यूरेशन 8, तो यहाँ पे कितना 20 माइनस 10 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना 10 माइनस 8 दैट इज 2 डेज। यहाँ पे फ्री फ्लोट जो मिलेगा, अब 2 डेज वो दिन है जहाँ पे अपन एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, पर ये कि उसको कैसे भी करके खत्म तो आपने को इस पॉइंट पे ही करना है। इसको डिले करेंगे तो जो फर्दर एक्टिविटी, जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो डिले हो जाएगी, अपने को उसको डिले नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट कितना आया 2 डेज। इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है, इंटरफेरिंग फ्लोट दैट इज, उससे पहले पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, है ना, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में अपन क्या कर रहे हैं, अपन किसी भी एक्टिविटी को लेट से लेट कितना स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी कितना खत्म कर सकते हैं। तो लेट से लेट स्टार्ट कितना हो रहा है, लेटेस्ट टाइम, जल्दी जल्दी कितना खत्म होगा, तो यहाँ अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट या अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट कितना हो गया है, यहाँ पे इसको बोल देंगे अपन 20 माइनस इसका जो टाइम लेटेस्ट टाइम 12 माइनस इसका ड्यूरेशन कितना है 8, तो यहाँ पे अपने पास इंटरफेरिंग फ्लोट कितना है 8 माइनस 8 0, यहाँ पे कोई फ्लोट अपने पास नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज इंटरफेरिंग फ्लोट। इंटरफेरिंग फ्लोट तो ये नथिंग बट द डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ फ्री फ्लोट और डिफरेंस ऑफ टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट कितना, टोटल फ्लोट आया था अपने पास यहाँ पे आया था 7, फ्री फ्लोट कितना था अपने पास 2 डेज, कितना आया 5 डे, ये आया अपने पास इंटरफेरिंग फ्लोट। मैंने आपको बताया इंटरफेरिंग फ्लोट में इट इज द स्लेक टाइम ऑफ हेड इवेंट, मतलब इन दोनों का जो गैप होगा ना, अपन इस फॉर्मूले के थ्रू भी अगर देख रहे हैं ना, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, तो अपने पास उतना ही आया। मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच का गैप है कि आप लेटेस्ट कितना खत्म कर रहे हो, अर्लीस्ट कितना खत्म होना चाहिए, इनका जो गैप है ये अपने पास क्या है, इंटरफेरिंग फ्लोट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ अपन ने क्लियर कर ली, फ्लोट वाली टोटल, ठीक है। एक एग्जाम्पल को अपन देखें जरा, ठीक है। ये नेटवर्क है, यहाँ पे अपन इसको एक्टिविटी असाइन कर देते हैं। एक और एक्टिविटी यहाँ ऐड कर दो आप, देन ये वाली, ठीक है ना। अब सारी एक्टिविटी को अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे कि अपने पास क्रिटिकल पाथ यहाँ से कैसे जनरेट होता है, सारे एक्टिविटी टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो अपने पास फ्लोट्स वगैरह कैसे आते हैं, ठीक है, और क्रिटिकल पाथ कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी को एरो से शो कर दिया अपन ने, ठीक है। इवेंट टाइम है, ओके ना, देखो यहाँ पे एक्टिविटी नाम दे दो A B C D E F G
HI बोले तो 9 एक्टिविटी है अपने पास, है ना। इसका ड्यूरेशन दे दो 2 3 3 ओके 3 5 6 4 8 और इसको दे दे अपन, इसको दे दे 4। इस टाइप का एक्टिविटी है अपने पास, है ना। ये एक एग्जांपल है, इसको अपने को सोल्व करना है। अब यहाँ पे अपने सारी एक्टिविटी दे दी और सारी एक्टिविटी को उनका नाम असाइन कर दिया। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने को करना है इसका सबसे पहले स्टार्टिंग का जो मेन एजेंडा होता है वो क्या होता है कि हर इवेंट पे अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम इनका कैलकुलेट कर ले अपन। तो यहाँ पे जो इसका अर्लीस्ट टाइम होगा, अपन ने बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में जो इवेंट होता है, इवेंट का नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 और 7 इवेंट, ठीक है ना, नाम दे दिए। तो इवेंट 1 का जो अर्लीस्ट टाइम था वो कितना, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है प्रोजेक्ट, तो अपन यहाँ इसको 0 नाम दे दें, 0 नंबर, है ना, क्योंकि यहाँ से ये वो टाइम है जब अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है ना। जब अपन 1 to 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे टी का वैल्यू T2 कितना है, इसका जो ड्यूरेशन है वही होगा, तो यहाँ पे T2 दे दें। कुछ नहीं करना है, T1 में इसका एक्टिविटी का ड्यूरेशन है वो ऐड करना है, तो अपन ने वो कर दिया ना। T3 की बात करें, अपन ने देखा था T3 में अपन क्या कर रहे थे कि ऐसा इवेंट जिसपे 2 इनकमिंग एरोज हैं, तो वहाँ पे अपन ने देखना पड़ेगा कि कौन से पाथ का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे पहले अपन ने देखा था कोई भी इवेंट तब तक अकर नहीं हो सकता जब तक कि उस पर आने वाली सारी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तो 3 दिन में आ गई, लेकिन इस पाथ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, 2 + 3 5 दिन का टाइम लगा, ठीक है। तो 5 दिन, तो यहाँ पे टी का वैल्यू जो ज़्यादा होगा वही लेंगे अपन, क्योंकि जहाँ तक वो पाँचवें दिन वाला जो व्यक्ति है वो वहाँ नहीं पहुँच जाता, वहाँ तक अपना ये इवेंट अकर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5। ओके ना, 4 पे कैलकुलेट करेंगे तो 4 पे तो अपने पास बस एक एरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका टाइम 3। ओके, जब अपन बात करते हैं 5 की, 5 पे एक इनकमिंग एरो है, तो पिछला जो इवेंट था उसमें इसका ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, तो पिछले इवेंट में ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो कितना 2 + 5 इसका कितना हो जाएगा 7 हो गया ना। जब इसकी बात करें तो यहाँ पे अपने पास t का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, t का वैल्यू 3 + 4 दैट इज 7। लेकिन अब 7th इवेंट की बात करें, 7th इवेंट की, तो उसमें तीन एरोज आ रहे हैं। अब 3 एरोज आ रहे हैं, तीनों एरोज का अपने को देखना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि जो अर्लीस्ट टाइम होता है, मतलब TE टाइम जो होता है पर्टिकुलर इवेंट का, उसमें अपन वो लेते हैं जो कि इनकमिंग एरोज जितने भी हो उन सब में से जो मैक्सिमम होता है वो TE में लेते हैं। तो यहाँ पे T का वैल्यू देखिए जरा, T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू है अपने पास इधर से देखेंगे 7 + 4 एक तरफ से 11 है, 5 + 6 कितना, 5 + 6 यहाँ भी इसका वैल्यू है 11, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 + 8 कितना हो रहा है 15। तो T के केस में जो मैक्सिमम होता है वही लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 15 इज द T टाइम हो जाएगा लास्ट इवेंट का, है ना। तो यहाँ पे ये इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा के इसको यहाँ पे लिख देते हैं T का वैल्यू 15, क्योंकि यहाँ 7 + 8 करा तो 15 आया ना। अपन ने फिर देखा था कि जो TL का जो वैल्यू होता है वही होता है जो कि T का लास्ट वैल्यू होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी आएगा 15। अब 6 नोट पे देख रहे हैं TL का वैल्यू, यहाँ पे देखिए 15 - 8, अब TL में माइनस करेंगे, प्रीवियस पॉइंट पे आना है, प्रीवियस इवेंट पे आना है, तो 15 - 8 करेंगे तो वापस बनेगा 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ TL का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक ही आउटगोइंग एरो है, TL का वैल्यू 7 - 4 दैट इज 3, ठीक है। इधर आएंगे, TL का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा 15 - 4 दैट इज 11, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते हैं 3 पे, तो TL का वैल्यू क्या 11 - 15 - 6 दैट इज 9,
है ना। ओके, अब यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट 2 पे आते हैं। तो 2 वो इवेंट है जहाँ पे दो तरफ से 2 आउटगोइंग एरोज निकल रहे हैं। तो अपन देखेंगे इन दो, इसमें से और इसमें से। जब टी का वैल्यू टीएल का वैल्यू होता है तो अपन मिनिमम लेते हैं दोनों में से। जब टी का वैल्यू होता है तो उस केस में अपन मैक्सिमम ले लेते हैं। तो अब चूंकि अपन टी तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब टीएल करना है। तो टीएल में 11 माइनस 3, 11 माइनस 5, 11 माइनस इसका ड्यूरेशन 5 कितना आएगा 6, या फिर 9 माइनस 3 6। तो दोनों में एक जैसा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे इसका ड्यूरेशन आ जाएगा 6, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन आ जाता है इवेंट 1 पे। तो 3 माइनस 3 0, या 3 इसका 9 है, 9 माइनस 3 दैट इज 6, या 6 माइनस 2 दैट इज 4। एक तरफ से आ रहा है यहाँ से 3 to 1 से आ रहा है, 3 to 1 मतलब 4 to 1, 1 to 4 से जो टीएल का वैल्यू है वो आ रहा है अपने पास कितना 3 माइनस 3 दैट इज 0, ठीक है। जब टीएल का वैल्यू 1 पे, टीएल 1 की बात कर रहे हैं, जब 2 to 1 है, 2 to 1 इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, फोर टू 1 इसको 2 to 1, 2 to 1 कितना है 6 माइनस 2 दैट इज 4। और यहाँ पे TL1 तीसरा जो है वो है 9 माइनस, तीसरा है 3 to 1, 9 माइनस 3 to 1 दैट इज 9 माइनस 3 दैट इज 6। अब एक तरफ आया अपने पास 0, यहाँ पे देखना है ना, ये इसका टाइम है। एक तरफ आया 0, एक तरफ आया 4, एक तरफ आया। तो टीएल के केस में अपन जो मिनिमम होता है वो वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है 0, 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो अपन यहाँ पे टीएल के लिए डिसाइड करेंगे कि TL1 जो है वो क्या होगा 0। अब आपको यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है, कि किस पाथ में टी और टीएल का जो वैल्यू है वो एक जैसा है। तो यहाँ पे देख लो फटाफट से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला पाथ टी टीएल बराबर, ये वाला पाथ टी टीएल बराबर, और ये वाला पाथ। बाकी सब में देखो टी और टीएल के जो वैल्यू है उनके बीच में क्या है, गैप है। अब उनके बीच में गैप है मतलब वहाँ पे अपने पास फ्लोट की संभावना है कि फ्लोट है। अब कौन सा फ्लोट है, कैसा फ्लोट है, वो अपन जब अपन टेबल बनाएंगे, टेबल में रखेंगे सारे वैल्यू, तब अपन बताएंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो अब ये जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को मैं यहाँ पे एक जगह लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि अपन जो है उसको बना पाए। एक्टिविटी और उसका ड्यूरेशन, है ना, एक्टिविटी और उसका ड्यूरेशन अपन लिखने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी ड्यूरेशन TL, TE और ठीक है, 2 पॉइंट इधर लिख देना, 2 उधर लिख देना, ताकि बीच में इसको रब करके वापस से अपन पूरा इसको बना लेते हैं, ठीक है। ओके ना, एक्टिविटी है 1 to 2, 1 to 2 वाली जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन कितना है 2। 1 to 3 वाली जो एक्टिविटी है ड्यूरेशन कितना है 3। 1 to 4 का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 3 है। अब 2 to 5 का जो ड्यूरेशन है ना, वो कितना है 2 to 5 का ड्यूरेशन है 5। 2 to 3 का ड्यूरेशन है, पहले इसको लिख लो, 1 to 2 हो गया। अब 2 to 3 का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 3। 2 to 5 का ड्यूरेशन है कितना है 2 to 5 का ड्यूरेशन 5। 3 to 5 3, अब 3 से कहाँ जा रहा है, 3 से सीधा 7 पे जा रहा है। 3 to 7 का ड्यूरेशन है वो कितना है 3 to 7 का ड्यूरेशन दैट इज 6। और फिर 4 का नंबर 4 to 6 का जो ड्यूरेशन है दैट इज 4।
और 4 4, उसके बाद में फिर 5 5 to 7 का ड्यूरेशन जो है वो है अपने पास 4, दैट इज़ 4, और 5 के बाद में 6 to 7 का ड्यूरेशन है, दैट इज़ 8। ठीक है, ये अपने पास अपन ने इसका ड्यूरेशन लिख लिया। 1 to 2 का ड्यूरेशन 2 डेज़, 1 to 3 का ड्यूरेशन जो है वो है 3 डेज़, 1 to 4 का ड्यूरेशन अपने पास यहाँ पे 3 डेज़ था, 1 to 4 का ड्यूरेशन 3 डेज़, 2 to 3 का ड्यूरेशन है वो 3 डेज़ है, 2 to 5 का ड्यूरेशन 5 डेज़ है, 3 to 7 का ड्यूरेशन 6 डेज़ है, 4 to 6 का 4 डेज़ है, 5 to 7 का 5 to 7 का ड्यूरेशन 4 डेज़ है, 6 to 7 का ड्यूरेशन अपने पास है 8 डेज़। ओके, ना इस साइड अपन लिख लेते हैं क्या, ये टाइम लिखते हैं TE, क्योंकि वापस से लिखना पड़ेगा इसको, I TE J TLI और TLJ। ये वापस से बना के बता दूंगा पूरा एक जगह कि आपको किस तरीके से ये चीज़ें हैंडल करनी है। ठीक है, अब देखो TLI का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1 का वैल्यू TE1 का वैल्यू कितना है 0, 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 में TE का वैल्यू 2, TL का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू 6, ये कर दिया आपने। फिर यहाँ पे देखिए जरा 1 to 3 में 1 to 3 यहाँ पे वैल्यू कितना है 0, 3 पे वैल्यू कितना है TE का 5। ठीक है, TL का वैल्यू वहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे वैल्यू कितना है 9। फिर 1 to 4 वेर इज 1 to 4 यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वैल्यू 0, यहाँ पे TE का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे TL का वैल्यू 0, यहाँ पे TL का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, 1 to 1 हो गया। अब 2 to 3 यहाँ पे देखिएगा 2 to 3 पे TI का वैल्यू कितना है, यहाँ पे T का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे T का वैल्यू 5। ओके, TL का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है TL का वैल्यू 9। ये हो गया अपना काम। अब 2 to 3 हो गया, 2 to 5 देखेंगे अपन। 2 to 5 वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू है वापस 2, यहाँ पे 7। ओके, और TL का वैल्यू यहाँ पे 6 और यहाँ पे वैल्यू होगा अब TL का 11। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करेंगे 2 to 5 हो गया, 3 to 7 पे यहाँ पे वैल्यू है 5, वहाँ पे वैल्यू है 15, यहाँ पे वैल्यू है TL का 9, यहाँ पे वैल्यू है इस वाले पॉइंट पे 15, दैट इज 15। कितना है वैल्यू 15। ओके, 3 to 7 हो गया, 4 to 6, 3 to 7 हो गया। 4 to 6 पे अपने पास यहाँ पे वैल्यू है 3, 6 पे वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है 3, यहाँ पे वैल्यू है 7। ठीक है ना। 5 to 7 जो एक्टिविटी है उस पर अपने पास वैल्यू कितना 5 to 7 7 और 15, 7 15 11 15, 7 15 11 15। ठीक है ना। ओके ना, अब अपन देखते हैं लास्ट वाली एक्टिविटी 6 to 7। यहाँ पे वैल्यू कितना, यहाँ पे वैल्यू है अपने पास TI का वैल्यू 6 to 7, यहाँ पे 7, LB 7, यहाँ पे ये 15 और यहाँ पे ये 15। ठीक है ना, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख ली। अब अपने को एक टेबल बनाना है जिसमें अपने को सारे एक्टिविटी टाइम देखना है, सारे फ्लोट्स वगैरह सब कुछ देखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक 2 0 2 0 6 1 2 3 1 2 3
0509, okay, 124 124 0303 0303, okay, then 223 2569, okay, 225 27 611 327 327 327 515 915, okay, 6262 327 हो गया ना, 426 337 37 526 527 is 527 527 715 1115 और 715 715, okay. Now yes, I can rub this network. Okay, गायब हो जाओ ना. अब अच्छे से टेबल बनाते हैं, उसके बाद में लिखते हैं अपन सारी चीज़ें, ठीक है. तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले एक्टिविटी. एक्टिविटी ड्यूरेशन, ठीक है ना. ठीक है ना. दिस इज ड्यूरेशन. ओके ना, टेल इवेंट पे जो भी वैल्यू होंगी, इवेंट ऑफ टेल, ये हेड इवेंट पे, ठीक है. यहाँ पे अपन देखेंगे TEI, ओके, और TLI. यहाँ पे देखेंगे TEJ, हेड इवेंट पे J का वैल्यू होता है TLJ, ओके ना. फिर अपन देखेंगे, अब फ्लोट्स की बात करेंगे तो सारे फ्लोट. सो पहले एक्टिविटी का लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 2 1 2 3 1 2 4 2 2 3 2 2 5 3 2 7 4 2 6 5 2 7 और 6 2 7. ये सारी एक्टिविटी आएगी 1 2 2 2 2, है ना. 1 2 4 2 3 2 3 5 2 5 3 7 4 6 5 7 और इसका ड्यूरेशन लिख लेते हैं. ड्यूरेशन 2 3 3 3 5 6 4 4 8. ये इन एक्टिविटी का ड्यूरेशन है, ठीक है. अब इनके जो टोटल टाइम है वो यहाँ से लिख लेते हैं अपन. क्या है 0 2 0 6 0 5 0 9 0 3 0 3 क्या लिख लिया ना. 2 2 3 2 2 3 पे 2 0 3 0 3 फिर 2 5 6 9 2 7 6 2 7 6 11 5 15 9 15 3 7 3 7 7 15 11 15 ना. नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास है 7 15 7 15. ये अपने पास जो नेटवर्क से अपने निकाला वो सारे ड्यूरेशन यहाँ पे इवेंट पे जितने भी इवेंट के टाइम थे वो अपने पास यहाँ आ गए, ठीक है. अब टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो टेबल बची हैं वो अपन ड्रॉ कर लेते हैं.
तो अपने पास यहाँ पे एक्टिविटी टाइम बचा है या फ्लोट्स बचा है, ठीक है। एक्टिविटी टाइम, there is 4 type of activity time, 1 2 3 4, that is earliest start time, earliest finish time, latest finish time, पहले लिख लो latest finish time, then latest start time, okay। ना देन अपने पास है फ्लोट्स। क्या है? फ्लोट्स। फ्लोट्स भी 4 टाइप की अपने को देखना पड़ेगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 टाइप, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट, ओके ना, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अपन ने इवेंट के सारे टाइम कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ पे। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो एक्टिविटी टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपन ने देखा था सबसे स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा था कि जितने भी TEI की वैल्यू है वो सारे TEI के पर्टिकुलर इवेंट पे किसके बराबर होंगे, वो होंगे अपने पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बराबर। तो यहाँ पे TEI का जो वैल्यू है वो सारा यहाँ पे आप लिख दो। यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 2 0 2 2 5 3 7 7 7 7 3 5 2 2 0 0 0। अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आपको क्या करना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आपको ये वाले जो टाइम है ना, या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में उसका ड्यूरेशन को आपको ऐड करना है। ड्यूरेशन ये है अपने पास, ड्यूरेशन इसको आप ये ऐसा भी बोल सकते, TIJ भी बोल सकते हैं, है ना। ड्यूरेशन इक्वल टू TIJ, टेल इवेंट हेड इवेंट के बीच का जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन है अपने पास। तो 0 + 2 दैट इज 2, 0 + 3 दैट इज 3, 3 2 + 3 5, 2 + 5 7, 15 + 6 दैट इज 5 + 6 11, 5 + 4 7, 7 + 11 और 7 + 8, ये आया अपने पास 15, ठीक है। ये आ गया अपने पास लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। अब अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अपन करते हैं लेटेस्ट फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट। मैंने बताया था लेटेस्ट फिनिश पहले क्यों लिखना है, क्योंकि अपने पास जो TJ का जो वैल्यू हर इवेंट पे TLJ का जो वैल्यू है वो जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उसके इक्वल होगा। तो TLJ ये वाला टाइम यहाँ पे लिख देंगे अपन, लेटेस्ट फिनिश टाइम दैट इज 6 9 3 9 11 15 15 15, ठीक है। दिस इज 15 7 15। अपन वहाँ पे निकाल चुके हैं कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। अब यहाँ पे चेक करना है कि जो वहाँ पे अपन ने क्रिटिकल पाथ निकाला था उस पाथ में जो फ्लोट का वैल्यू है वो सारे ही फ्लोट का वैल्यू 0 होगा, तो वो पाथ अपना कौन सा होगा, क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है ना। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम देखेंगे अपन, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा है, लेटेस्ट, इसमें से ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। अब जो ड्यूरेशन है उसमें से माइनस करेंगे, तो ड्यूरेशन माइनस कर दो इसमें से। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में से ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 6 माइनस इसका ड्यूरेशन 2 है ना, 4 9 - 3 6, फिर 3 - 3 0, ओके। फिर 9 - 3 6, 11 - 5 6, 15 - 6 9, 7 - 4 3, 15 - 4 11, that is 11। (11) 15 - 4 11, 15 - 8 that is 7, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया इवेंट टाइम्स, एक्टिविटी टाइम्स हो गए सारा, ठीक है। अब अपने को फ्लोट कैलकुलेट करना है, सारे फ्लोट, टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट का
क्या बताया था अपन ने, टोटल फ्लोट का जो अपने पास फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन सारी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, है ना। तो जो टोटल फ्लोट के जो फॉर्मूले हैं अपने पास, तो उसमें अपने को क्या करना है, तो उसमें अपने को जो अपने पास लेटेस्ट फिनिश टाइम था उसमें से अर्लीस्ट फिनिश को माइनस करना है। लेटेस्ट फिनिश टाइम दिस वन, इसमें से अर्लीस्ट फिनिश टाइम को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फ्लोट लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है। तो लेटेस्ट फिनिश दिस वन इज लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट फिनिश्ड इज दिस वन। तो यहाँ पे अपने पास कितना बनेगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4। ये फॉर्मूला में एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको जो है सहूलियत रहेंगी। टोटल फ्लोट इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फ्री फ्लोट that is TEJ minus earliest finish time, इंडिपेंडेंट फ्लोट जो होगा वो क्या होगा, TEJ माइनस TLJ, उसमें से इसका ड्यूरेशन जो है वो माइनस करना है और ये होगा टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है। अब देखो जरा, जो लेटेस्ट फिनिश टाइम था, लेटेस्ट फिनिश टाइम कौन सा है, ये वाला, उसमें से अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो माइनस करना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम दैट इज दिस वन। लेटेस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट फिनिश माइनस करो 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा कितना 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 15 माइनस 11 दैट इज़ 4, 7 माइनस 7 0, 15 माइनस 11 4, और यहाँ पे अपने पास बना 15 माइनस 15 0। ये अपने पास आएगा टोटल फ्लोट। ना अपन देखते हैं फ्री फ्लोट, ठीक है। फ्री फ्लोट क्या होता है, TJ माइनस अर्लीस्ट फिनिश माइनस करना है, TEJ में से अर्लीस्ट। अब TEJ का वैल्यू क्या है, वेज TEJ दिस वन, अर्लीस्ट फिनिश दिस वन। तो इसमें से अर्लीस्ट फिनिश माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, करो कैलकुलेट। लेटेस्ट TEJ का वैल्यू जो है 2, अर्लीस्ट फिनिश 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, कितना है माइनस, फ्री फ्लोट जो है -2 है। देन यहाँ पे कितना वैल्यू है, अपने को लेना है दिस माइनस अर्लीस्ट फिनिश्ड दिस वन, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है तो आपके पास -2, इसमें से ये करेंगे तो -3 आएंगे। जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आपको देखना क्या है, ठीक है। ये सारा जैसे कैलकुलेट करा है अपन ने, तो यहाँ पे टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट और इंटरफेरिंग फ्लोट। अब जिस टोटल फ्लोट अपन कैलकुलेट किया, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा था TJ माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इससे अपन ने ये टोटल फ्लोट का जो वैल्यू है ये निकाला। फिर फ्री फ्लोट का वैल्यू में क्या करा अपन ने, TJ माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उससे अपन ने फ्री फ्लोट का वैल्यू निकाला सारा। और इंडिपेंडेंट जो फ्लोट है उसमें से अपन ने क्या करा कि जो अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट, उसमें से अपन ने दिस इज द टेल इवेंट टाइम, यस, ये माइनस करा, उसमें से अपना जो ड्यूरेशन था वो माइनस करा, तो अल्टीमेटली अपने पास ये सारी इंडिपेंडेंट फ्लोट का वैल्यू आ गया। और ये वैल्यू आया अपने पास फ्री फ्लोट माइनस टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट किया, तो अपने पास जो वैल्यू आया है वो किसका आया है, द वैल्यू ऑफ इंटरफेरिंग फ्लोट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि जो अपन ने जैसे नेटवर्क में एक लाइन ड्रॉ किया था, एक हाईलाइट किया था कि ये जो पाथ है वो है क्रिटिकल पाथ का वैल्यू, जिसमें T और TL का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा था हर इवेंट पे। तो वो इसमें कैसे शो करेंगे, तो इसमें शो करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अब देखो ऐसे कौन से सारे फ्लोट है, कौन सी एक्टिविटी है जिसके ड्यूरेशन में सारे फ्लोट का वैल्यू एक जैसा आ रहा था। तो यहाँ पे देखो जैसे ये 1 to 2 है, इसमें अलग अलग है फ्लोट का वैल्यू, यहाँ पे 4 है, 0 0 4, 6 2 2 4, ये सब डिफरेंट है। लेकिन 1 to 4 में जब देखेंगे तो सारे फ्लोट यहाँ पे क्या है, 0 है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फ्लोट का डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन अपन 4 to 6 करेंगे तो सारे फ्लोट्स की वैल्यू क्या है, वो है 0।
सिमिलरली यहाँ पे 6 to 7 जो है, यहाँ पे सारे फ्लोट्स का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो है, जो अपन हाईलाइट किया है, ये वो एक्टिविटी है, मतलब जो पाथ का वैल्यू होगा 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 7, ये वो पाथ होगा जिसमें आपको एकदम क्रूशियल, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, जिसमें सारे फ्लोट्स के वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब वहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी किसी भी टाइप के फ्लोट में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, है ना। वो स्ट्रिक्टली आपको उसका जो शेड्यूल है वो फॉलो करके आपको टाइमली उस वर्क को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फिनिश करवाना है। अदरवाइज उसमें एक दिन का भी डिले होगा तो आपके पूरे प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो डिले कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को ये सारा जो कैलकुलेशन है वो करना रहेगा, है ना। और पूरे प्रोजेक्ट में जब अपन नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो नेटवर्क एनालिसिस में अपने को क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं वो इस क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू अपन ने सीखा। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन देखेंगे कि पर्ट के थ्रू कैसे निकालते हैं। एक्चुअली वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है, जिसमें अपने पास ये श्योरिटी नहीं होती है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कितने टाइम में ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेके आपको चलना पड़ती है। 3 टाइप के टाइम एज्यूम करना पड़ते हैं और फिर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ऐसे 3 टाइप का एवरेज करके, टाइम का एवरेज करके एक जो एस्टिमेटेड टाइम है, इफेक्टिव टाइम, वो आपको निकालना पड़ता है। और उस टाइम को फिर CPM मेथड के थ्रू अपन पूरे नेटवर्क में लगा के फिर अपन पूरा नेटवर्क को सोल्व करते हैं। सिंपल से सिंपल नेटवर्क से लेकर क्रिटिकल कितने भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हैं वो इस मेथड के थ्रू अपन सोल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये इफेक्टिव मेथड है, ये वर्क होती है जब प्राइमोवरा के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट को अपन शेड्यूल करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा प्राइमोवरा आपको इसी पे वर्क करता है। तो बिफोर टू अंडरस्टैंड द प्राइमोवरा सॉफ्टवेयर, आपको चाहिए कि आप ये जो नेटवर्क एनालिसिस है इसको अच्छी तरह समझें, ताकि आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो होंगी वो आपको ईजिली समझ में आएंगी, ओके, और उस पर आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की प्रॉब्लम। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, थैंक यू।